हेलो दोस्तों। तो आज मैं 365 डेज टू द वेडिंग एनीमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कहानी की शुरुआत एक ट्रैवल एजेंसी से होती है, जहाँ पर एजेंसी वाले अपने टूरिस्ट को प्लान बेच रहे होते हैं। तभी वहाँ की ब्रांच मैनेजर एक लड़के के पास आ जाती है। वो लड़का हमेशा अकेला और शांत रहता है, जिसका नाम ओहारा होता है। मैनेजर उसे होटल बुकिंग का काम देती है, लेकिन ओहारा उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो मैनेजर उससे कहती है, तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो और मेरी तरफ देख के बात करो। तो ओहारा डरते हुए कहता है कि हाँ मैडम, काम हो जाएगा। फिर मैनेजर वहां से चली जाती है और ओहारा सोचने लगता है कि मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर रहा था, बस मुझे रिस्पॉन्स करना नहीं आता। ये मेरी बचपन की आदत है। उसी समय उसका ध्यान उसकी कलीग पर जाता है, जो उसे घूर रही होती है, जिसका नाम होंजो होता है। जिसे देखकर ओहारा डर जाता है और फिर डरते हुए अपना काम करने लगता है। फिर ऑफिस का काम खत्म करके वो घर जाके अपने और अपने कैट के लिए खाना बनाता है। तभी हमें पता चलता है कि उसकी कैट का नाम कामा होता है और वो कामा को बता रहा होता है कि आज फिर से ओंजो उसे घूर रही थी। वह वहां पर बहुत पहले से काम कर रहा है, पर पता नहीं क्यों वो उसे घूरती रहती है और वो सोचता है कि कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ तो किया भी नहीं है। फिर अगले दिन वो एजेंसी की साफ सफाई कर रहे होते हैं। तभी ओहारा की नज़र होंजो पर जाती है। ओहारा देखता है कि वो उसे अभी भी घूर रही थी, तो वो डर जाता है और अपना काम करने लगता है। फिर होंजो सोचने लगती है कि लगता है मैंने फिर उसे डरा दिया, क्या मैं इतनी अजीब हूँ। और वो बताती है कि पता नहीं क्यों मैं न चाहते हुए भी लोगों को घूरती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब जानबूझकर करती हूँ, बस ये अपने आप हो जाता है, जिसकी वजह से लोग मुझसे डरते हैं और अच्छे से बिहेव करते हैं। फिर वो स्टेशनरी जाती है और वहाँ से मैप खरीद के लाती है, क्योंकि उसे मैप देखना बहुत पसंद है। वो कहती है कि मैप से अच्छा कुछ भी नहीं। फिर एक दिन उनकी मैनेजर सबको मीटिंग में बुलाती है और कहती है कि अब हम अपनी एजेंसी को नॉर्थ अमेरिका में भी फैलाएंगे और हमारा मेन फोकस अलास्का में होगा, जिसकी वजह से हमें किसी का ट्रांसफ़र अलास्का में मैनेजर पोस्ट के लिए करना होगा। और वो पूछती है कि यहाँ पर कौन कौन मैरिड है। जो मैरिड है उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई अपनी फैमिली से दूर रहे। तभी ओहारा हाथ उठाता है और जाने से मना करता है। ओहारा बताता है कि उसके पास एक कैट है, मुझे उसका ख्याल रखना होगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता। उसकी बातें सुनकर मैनेजर गुस्से में सबसे कहती है कि ठीक आज से 365 दिन बाद किसी एक का ट्रांसफ़र होगा, तो इसे सीरियसली लो। मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि अलास्का घूमने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन रहने के लिए नहीं। और वो बताते हैं कि उनके एक कलीग का ट्रांसफ़र तिहिती में हुआ था और वो 10 साल से अभी तक वहीं पर है। तभी एक लड़की कहती है, मुझे पता चल गया है कि मैं अलास्का जाने से कैसे बच सकती हूँ, बस मुझे सिंपली किसी से शादी करना होगा। उनकी बातें सुन के ओहारा सोच रहा होता है कि मेरे पास तो कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं है जिससे मैं शादी कर सकूं। और वो सोचता है, लग गए भाई ओहारा, तेरे तो लग गए। और यहाँ पर ओंजो सोच रही होती है कि यहाँ से अलास्का 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। मैं यहाँ जापान में किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाती, तो वहाँ कैसे करूँगी। ये तो मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। फिर एक दिन ओहारा अपनी कैट के साथ जा रहा होता है और उसे ओंजो मिलती है। तो ओहारा उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और बताता है कि वो कंपनी छोड़ रहा है। तो ओंजो कहती है, क्या तुम अपनी जॉब छोड़ रहे हो क्योंकि तुम अपनी कैट से बहुत प्यार करते हो इसलिए? तो ओहारा बताता है कि मैंने इससे पहले बहुत सारे पेट पाले, लेकिन वो मेरे साथ उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाए, लेकिन ये कैट मेरे साथ अच्छे से रहती है और मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ओंजो कहती है, तो इसका ख्याल रखने के लिए इसे तुम अपनी फैमिली मेम्बर या गर्लफ्रेंड को भी दे सकते हो। ओहारा उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, और वो वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी ओंजो उससे कहती है कि क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। तो ओहारा शॉक हो जाता है, क्या शादी? तो ओंजो कहती है, हाँ, अगर तुम्हें रियल में नहीं करना तो हम दिखावा कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैनेजर और हमारे कलीग्स को लगेगा कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, और फिर हमें अलास्का भी नहीं जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम अपनी कैट के साथ रह पाओगे। और ऐसा दिखावा बस हमें 365 डेज के लिए ही करना होगा, क्योंकि तब तक तो जो सिंगल होगा उसका ट्रांसफ़र हो चुका होगा और फिर हमें जैसा रहना होगा हम रह सकते हैं। बाद में किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा कि हम कपल हैं या नहीं। ओहारा सोचता है कि ये आइडिया तो अच्छा है,
इस आइडिया की वजह से मुझे अपना जॉब भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और मैं कामा के साथ भी रह सकता हूँ। और वो ओंजो से कहता है कि तुम्हारी बात में दम तो है, और वो उसके साथ फेक मैरिज करने के लिए मान जाता है। और अगले ही दिन वो दोनों अपने मैनेजर को जाके बता देते हैं कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। मैनेजर शॉक हो जाती है और कहती है, क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो? ये कब हुआ? तो ओंजो कहती है, हम दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे को लाइक कर रहे थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हमारे रिलेशन की वजह से काम पर कोई इफेक्ट पड़े, इसलिए आप सबको नहीं बताया था। तो मैनेजर खुश होते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता नहीं चला कि तुम दोनों कब डेट कर रहे हो। ओहारा, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। और फिर वो दोनों काम करने के लिए अपने डेस्क पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं। तभी उनकी मैनेजर वहाँ पर आ जाती है और ओहारा से कहती है, हवाई के होटल बुकिंग में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो इसके लिए जल्दी से कोई दूसरा प्लान बनाओ। और वो ओंजो को देखते हुए कहती है कि इसमें तुम भी ओहारा की हेल्प करो। उन दोनों को नया प्लान बनाते बनाते रात हो जाता है। तभी ओहारा मैनेजर को कॉल करके बताता है कि होटल का काम खत्म हो गया है और मैंने उसका रिपोर्ट आपको भेज दिया है। तो मैनेजर कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और उन दोनों को इटालियन रेस्टोरेंट में आने के लिए कहती है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सब लोग उन्हें इंगेजमेंट के लिए विश करने लगते हैं। तो ओंजो सोचती है कि क्या ये सरप्राइज पार्टी है। फिर कुछ लोग उन्हें बीच में लाकर बैठा देते हैं और कहते हैं कि शर्मा मत, आज तुम्हारा ही दिन है। ये सब देख के ओहारा घबरा रहा होता है। तब ओंजो उसे कहती है कि देखो ये लोग कितने एक्साइटेड है, ये समय नर्वस होने का नहीं है, बस फ्लो के साथ चलते जाओ और हमें इनसे भी ज़्यादा एक्साइटेड दिखना होगा। तो ओहारा सोचता है, ये क्या फालतू की बात कर रही है, अब ऐसी सिचुएशन में मैं और कर भी क्या सकता हूँ। ओंजो उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और वो बियर की बोतल लेकर एक रूम में चली जाती है। और यहाँ ओहारा से सब लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई तूने बताया नहीं, ये सब कब हुआ, तुमने डेट करना कब शुरू किया, यार अपनी लव स्टोरी तो बताओ। उसकी मैनेजर एक लड़की से कह रही होती है कि तुम्हें इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, इन दोनों ने अचानक से एंगेजमेंट क्यों कर लिया, ये लोग तो हमेशा एक दूसरे को घूरते रहते थे, लेकिन अब अचानक से ये सब, तुम्हें इसमें कुछ फिशी नहीं लग रहा क्या? और वो चिल्ला कर कहती है, मैं पक्का श्योर हूँ इनका बच्चा होने वाला है। और तभी ओंजो रूम से निकलती है और सबको ये सब अरेंजमेंट करने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि आज खुशी का दिन है, मैं आप सबको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, और इस दिन को यादगार बनाने के लिए मैं आप सबको गाना सुनाऊंगी। फिर वो गाना गाने लगती है और वहाँ पर सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। और ओहारा सोचने लगता है कि ये पक्का पहली बार इतने लोगों के सामने गाना गा रही है, लेकिन फिर भी ये ऐसा करके इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है। ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर ओंजो उससे कहती है, लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, और वो गिरने वाली होती है। तो ओहारा उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ओंजो शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना। फिर वो उसे बाय बोलकर अपने घर जाने लगती है। और यहाँ ओहारा सोच रहा होता है कि क्या वो इस हालत में अपने घर सही सलामत जा पाएगी। मुझे आज के लिए उसे गुड नाइट या थैंक यू कुछ तो बोलना ही चाहिए था, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बोल पाया, और अब तो काफ़ी देर हो चुका है। जब वो उस वक्त गाना गा रही थी तो मुझे भी उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अब अगले सीन में ओंजो अकेले घूमने आई थी और हमें पता चलता है कि वो दोनों प्लान बना रहे थे कि वो कैसे अपनी लव स्टोरी बाकी लोगों को बताएंगे ताकि उन्हें कोई शक ना हो और ये रियल भी लगे। ओंजो उसको फॉर्म देती है और कहती है, इसमें अपने सारे डिटेल्स को भर दो, मैं कोई मस्त सा प्लान बना लूंगी, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी कल मेरी छुट्टी है तो मैं ये काम कल से शुरू करने वाली हूँ। और वो मैरिज पैम्पलेट के लिए फोटो खींचने लगती है, जिससे वो सुनाने के लिए अच्छी सी कोई स्टोरी बना पाए। फिर वो एक कैफे में आके बैठ जाती है और ओहारा का फॉर्म देखने लगती है। वो देखती है कि ओहारा 24 साल का है, मतलब उससे 2 साल छोटा है। वो सोचती है कि काश ओहारा भी यही होता। फिर वो ओहारा को इमेजिन करने लगती है, लेकिन वो तो उसका फेस तक इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि आखिर वो दिखता कैसा है।
तो ओंजो सोचती है कि ये क्या मुसीबत है, हम लोग 2 साल से साथ में काम कर रहे हैं लेकिन मुझे तो उसका फेस भी याद नहीं। शायद ये इसलिए क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस फेक मैरिज के प्लान में मैं कुछ ना कुछ गलती जरूर कर दूंगी। फिर वो एक सॉफ्टवेयर गेम खेलती है जिसमें से एक सॉफ्टवेयर जीत भी जाती है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं थी। वो बस ओहारा के बारे में सोचे जा रही थी। वो सोचती है कि वो क्या करे। तभी वहां पर ओहारा आ जाता है और उसकी हेल्प करने को कहता है कि मुझे भी स्टोरी बनाने में कुछ हेल्प करने दो, मैं तुम्हें सब कुछ अकेले करने नहीं दे सकता। फिर वो लोग फेरिस व्हील में आके बैठ जाते हैं। ओहारा सोचता है कि ये हमारे लिए कितना कुछ कर रही है और मैं इसकी हेल्प भी नहीं कर रहा हूँ। तभी ओंजो उसे कुछ फोटोज दिखाती है और कहती है कि उन्हें हम बता सकते हैं कि डेट पर हम यहाँ घूमने गए थे, और उस सॉफ्ट टॉय को दिखाते हुए कहती है कि मैंने ये भी खरीदा है, जिसे दिखाकर हम उन्हें बता सकते हैं कि तुमने ये मुझे गिफ्ट किया है। फिर वो बैग से रिंग निकालती है और कहती है ये वेडिंग रिंग्स है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, हमें इसे पहन लेना चाहिए जिससे हमारी वेडिंग रियल लगेगी। ओहारा सोचने लगता है कि ये बात इसने इतनी आसानी से कैसे कह दी, क्योंकि अगर हम इसे पहनेंगे तो एक तरीके से शादीशुदा ही लगेंगे। फिर ओंजो एक रिंग को पहन लेती है और ओहारा को पहनने के लिए कहती है, और वो उससे एक हेल्प मांगती है कि तुम कुछ अच्छा सा सोच सकते हो क्या कि कैसे तुमने मुझे प्रपोज किया था, क्योंकि बाकी सब मैंने फाइंड कर लिया है, जैसे कि हम कहाँ मिले, हमारी डेट कब स्टार्ट हुई, लेकिन मैं इस प्रपोजल के बारे में ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। मैंने बस ये सोचा था कि हम लोग फेरिस व्हील पर बैठे हुए थे और जब हमारा झूला सबसे ऊपर गया तब तुमने मुझे प्रपोज किया। ओहारा कहता है ये तो बहुत रोमांटिक है, लेकिन साथ में ही वो घबरा जाता है कि मुझे इसमें इसकी हेल्प तो करना है, बट इतना इम्पोर्टेंट टास्क मुझे ही क्यों मिला। फिर वो सोचने लगता है और कुछ देर बाद कहता है कि मुझे पता चल गया है कि वो वर्ड्स क्या होंगे। तभी वो उसे प्लीज मैरी मी बोलने जाता है, लेकिन बोल नहीं पाता और सोचता है कि क्या ये क्या हुआ, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा, वो सेंटेंस मेरे माइंड में है बट बाहर क्यों नहीं आ रहा, ये तो बहुत बुरा है। ये सोचकर वो उदास हो जाता है और उससे कहता है कि मैं बाद में कुछ अच्छा सा सोच के तुम्हें बता दूंगा। फिर ओंजो उसे बताती है कि देखो ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है, आज मैंने ऐसे चीज किए जो मैंने कभी भी नहीं किया था और मुझे ये सब करने में अच्छा भी लगा। और हाँ, तुम्हें प्रपोजल के बारे में जितना टाइम लेना है तुम ले सकते हो, चाहे जितना भी समय लगे, मैं इंतजार कर लूंगी। तो हम इस एपिसोड के एंडिंग पर आ चुके हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।